Hello friends, hi and welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to learn about credit notes, debit notes, in under what circumstances they are going to be issued, what is the due date of issuing those notes, and what is the tax effect of credit notes as well as debit notes. But before I start my video, please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Credit note section 34 subsection 1 and subsection 2. So there are certain situations in which credit notes are issued, and first situation is when taxable value in invoice is greater than taxable value of supply. So whatever value shown in invoice is more than the actual taxable value of supply. That means, say for example, you have recorded 5,000 in invoice, but actually value of supply you have supplied or provided goods of rupees only 4,000. So that means you have debited the recipient account with more amount. So in that case, what you have to do, you have to reverse the thing. You have to credit the customer account or recipient account. So that is why what we are doing, we are issuing credit note. That is the number one situation. So when taxable value in invoice is more than taxable value of supply, यानी आपने इनवॉइस में 5,000 दिखाया बट एक्चुअल में आपने सप्लाई 4,000 का ही किया है, तो आपने ज्यादा कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर दिया है, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई क्रेडिट नोट इज टू बी इश्यूड अंडर सेक्शन 34 subsection 1 and 2. Second situation is when tax charged in invoice and tax payable on such supply. So when tax charge in invoice is greater than tax payable on such supply, यानी आपने जो इनवॉइस में चार्ज किया है टैक्स, जैसे टैक्स आपने चार्ज किया है 28%, बट टैक्स पेएबल ऑन सच सप्लाई इज ओनली 18%. आपने चार्ज कर दिया है 28% वो गुड्स या सर्विसेज या दोनों पे जो भी है, बट एक्चुअल में एप्लीकेबल होता है 18%. तो आपने ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया है, कस्टमर के पास से ज्यादा टैक्स अमाउंट ले लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा. आपने कस्टमर का अकाउंट ज्यादा डेबिट कर दिया है ज्यादा टैक्स अमाउंट लेके, तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो उस केस में आप क्या करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे. दैट इज द सेकंड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन, रेसिपिएंट हैज रिटर्न द गुड्स. अगर रेसिपिएंट गुड्स को ही रिटर्न कर देगा तो उतना वैल्यू आप गवर्नमेंट में टैक्स नहीं भरोगे. जैसे मान लो कि आपने 5,000 का गुड्स उसको सेल किया है, बट ही हैज रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 1,000. सो नाउ recipient will pay you only 4,000 and he also pay tax on only 4,000. टैक्स भी 4,000 पे पे करेगा, तो आपको टैक्स भी 4,000 पे ही गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा. बट आपने जब इनवॉइस रेज किया था तब वैल्यू कितना था, 5,000 था, तो गवर्नमेंट तो वो इनवॉइस देखेगी. आपने 5,000 का इनवॉइस इशू किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5,000 पे ही टैक्स गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा एज ए सप्लायर. तो सप्लायर को इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बोलेगा कि कस्टमर हैज रिटर्न मी गुड्स ऑफ रुपीज 1,000 एंड आई हैव इश्यूड ए क्रेडिट नोट फॉर दैट. तो उसको जब भी कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो सप्लायर को एक क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ता है, और वो क्रेडिट नोट वो इश्यू करेगा, तो उससे उसका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा. अब वो 5,000 का इनवॉइस इशू किया है एंड 1,000 का क्रेडिट नोट इशू किया है, सो 5,000 माइनस 1,000, so balance will be 4,000. Now he will deposit tax to the government on 4,000 and not on 5,000. So that is why there are certain situation in which credit note is issued. One last situation is goods or services are or both are found to be deficit means recipient को जो गुड्स मिला है वो कम मिला है, जबकि जब इनवॉइस में जो गुड्स दिखा है उसकी क्वांटिटी दिखाई है वो ज्यादा है. जैसे आपने क्वांटिटी दिखाई है 500 की, बट रेसिपिएंट को मिला है ओनली 400 का क्वांटिटी. तो दैट मींस ये केस होता है कि आपने
तो 500 का इनवॉइस रेज किया होगा, बट रेसिपिएंट तो पेमेंट कितना का करेगा, जितना क्वांटिटी उसको मिला है उतने का ही पेमेंट करेगा। तो आप जब रेज कर रहे हो इनवॉइस तब 500 का कर रहे हो, तो आपको टैक्स भी गवर्नमेंट में 500 पे ही डिपॉजिट करना पड़ेगा, बट कस्टमर तो आपको सिर्फ 400 क्वांटिटी पे ही आपको टैक्स पे करेगा, तो आपको टैक्स कम मिलेगा और टैक्स ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो इससे बचने के लिए भी वो क्या करेगा, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा। एक और केस है, जैसे इन क्वालिटी आपने दूसरी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कर दिया, जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप ए एंड टाइप बी। इनवॉइस में आपने टाइप ए का गुड्स सप्लाई किया है ऐसा दिखा है, बट एक्चुअल में रेसिपिएंट को टाइप बी मिला है। प्राइस ऑफ टाइप ए गुड्स इज मोर एज कंपेयर टू टाइप बी, यानी टाइप ए है उसका प्राइस ज्यादा है, तो आपने इनवॉइस में ज्यादा प्राइस लिख दिया, बट रेसिपिएंट को मिला है टाइप बी गुड्स विच इज लोअर इन क्वालिटी देन कंपेयर टू टाइप ए। तो उस केस में क्या होगा, रेसिपिएंट भी टाइप बी का ही पेमेंट करेगा। तो अब आपको जितना भी डिफरेंस अमाउंट है वो सेटअप करते हुए एक क्रेडिट नोट इशू कर देना पड़ेगा। सो दीज आर दी सिचुएशन इन विच supplier may issue one or more credit notes for supplies made in a financial year to the recipient। वो चाहे तो एक क्रेडिट नोट इशू कर सकता है या तो फिर बहुत सारी क्रेडिट नोट इशू कर सकता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू द रेसिपिएंट। यानी अलग अलग सेम ही रेसिपिएंट है और अलग अलग इनवॉइस है, तो उसको अलग अलग इनवॉइस में थोड़ा थोड़ा अगर अलग अलग सिचुएशन हो रहा है तो एक ही क्रेडिट नोट में वो सारी चीजें दिखा सकता है, या अलग अलग चाहे तो अलग अलग क्रेडिट नोट भी इशू कर सकता है। सो दीज आर द सिचुएशन इन विच सप्लायर मे इशू वन और मोर क्रेडिट नोट्स फॉर सप्लाईज मेड इन ए फाइनेंशियल ईयर टू द रेसिपिएंट। सो दिस इज अबाउट क्रेडिट नोट्स। There are certain situations and in which credit notes are issued. Time limit for issuing credit note. A registered person who issue such credit note has to declare details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued। यानी जिस मंथ में उसने सप्लाई किया है उस मंथ का जब वो रिटर्न फाइल करेगा तब उसको क्रेडिट नोट का डिटेल डिक्लेयर कर देना है, बट इट शुड नॉट बी लेटर देन। और आगे भी ये डेट एक को एक्सटेंड किया है, कब तक वो उसको उस मंथ में उसने फाइल नहीं किया तो कब तक वो कर सकता है, 30 सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वाज मेड। यानी जिस ईयर में सप्लाई हुआ है वो ईयर खत्म होने के बाद 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी उसका जब ईयर खत्म होगा तो 30 सितंबर तक वो उसको सबमिट कर सकता है। और डेट ऑफ फर्निशिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। और उसने अगर रिटर्न जल्दी फाइल कर दिया है, यानी मान लो कि उसने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर दिया है, एनुअल रिटर्न फाइल कर देना है, तो उसको ये क्रेडिट नोट का डिटेल 30 सितंबर और 31 जुलाई, तो विच एवर इज अर्लियर, सो अर्लियर डेट इज 31 जुलाई। सो इन दैट केस ही हैज टू डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ ऑल क्रेडिट नोट्स बिफोर 31 जुलाई। So these are the situation in which credit note has to be declared in the return. Then tax liability of registered person will be adjusted in accordance with the credit note issued। यानी ये टैक्स लायबिलिटी जो सप्लायर का है वो एडजस्ट किया जाएगा। कब एडजस्ट किया जाएगा, उसने टाइम लिमिट पे वो इशू कर दिया होगा तो। However, no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted if incidence of tax and interest on such supply has been passed on to any other person। बट अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी टैक्स लायबिलिटी या इंटरेस्ट का अमाउंट है किसी और पर्सन को आपने पास ऑन किया है, यानी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि नाउ इट इज नॉट योर लायबिलिटी, तो देन इन दैट केस देयर इज नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। यानी उस केस में उसका आउटपुट लायबिलिटी चेंज नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा। Credit notes are not permitted to be issued in case of secondary discounts are allowed by the supplier since the tax liability of the supplier does not get reduced in such case। However, supplier can issue financial or commercial credit notes to reduce value of supply payable by the recipient to the supplier। यानी
एक और बात याद रखना है आपको, कभी भी क्रेडिट नोट सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए नहीं इशू किया जाता। व्हाट इज सेकेंडरी डिस्काउंट? यानी जो प्री डिसाइडेड नहीं होता एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इट इज नॉट डिसाइडेड दैट दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट विल बी गिवन बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट। यानी सप्लायर इस तरह का कोई डिस्काउंट रिसिपिएंट को देगा, वो पहले से डिसाइड नहीं होता। बाद में सप्लायर ने ऐसा डिसाइड किया सप्लाई हो जाने के बाद कि हम आपको ये डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब उसका क्रेडिट नोट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था। तो आपको अब पूरा ही अमाउंट पे टैक्स गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो सेकेंडरी discount are those discount which are given once or after the supply. It is not pre-decided, so that for those discount credit note cannot be issued. हाँ, अगर आप चाहो तो फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट्स टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ सप्लाई, आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल नोट और क्रेडिट नोट लिख सकते हो, बट याद रखना इससे आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगा। Debit note, section 34, subsection 3 and subsection 4. So in what circumstances debit notes can be issued? So that we are going to discuss in this slide. First one, taxable value in invoice is less than taxable value of supply. So supplier has shown value in invoice as compared to value of supply is less. Say for example, if he has supplied goods of rupees 5,000 but he has raised invoice of only 4,000. So with less amount he has debited the recipient account. So for that what he can do, he can issue a invoice, that is debit note. जो भी डिफरेंस हुआ यहाँ पे, यानी एक्चुअल सप्लाई 5,000 का है बट उसने इनवॉइस कितने का रेज किया है, ओनली 4,000 का। इन दैट केस 1,000 इज द डिफरेंस, सो फॉर दैट ही विल इशू अ डेबिट नोट बाय डेबिटिंग द रेसिपिएंट अकाउंट। सो दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन इन विच डेबिट नोट्स कैन बी इशूड। सेकेंड सिचुएशन, when tax charge in invoice is less than tax payable on such supply. That means you have collected 18% of tax from the customer or recipient, but you have to collect 28%. That means you have collected less amount of tax from the recipient. In that case, what you have to do, you have to issue a debit note. That means tax charge in invoice is less than tax payable on such supply. आपने इनवॉइस में टैक्स कम चार्ज किया है बट एक्चुअल में उस पे टैक्स ज्यादा लगता है, टैक्स पेएबल ऑन सच सप्लाई इज मोर। सो दैट इज द सिचुएशन इन विच डेबिट नोट इज इशूड. So supplier may issue one or more debit notes for supplies made in a financial year to the recipient. So ऐसा दो केसेस है जिसमें सप्लायर डेबिट नोट इशू करता है। एक इनवॉइस का वैल्यू वहां पे कम दिखाया है और एक्चुअल सप्लाई ज्यादा है, या तो फिर इनवॉइस में टैक्स कम दिखा है बट एक्चुअली उस पे जो टैक्स एप्लीकेबल है वो ज्यादा है। तो इन दैट केस one or more debit notes can be issued for that financial year. Here you have to remember that a registered person who issue such debit notes has to declare details of such debit notes in the return for the month during which such debit note has been issued. So जब भी वो मंथ का रिटर्न फाइल करेगा उस रिटर्न में उसको ये डेबिट नोट्स का डिटेल फाइंड आउट यानी इंसर्ट करना पड़ेगा, तो ही वो उसका टैक्स सप्लाई और टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ कर सकेगा। सो हर एक केस में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसको जो मंथ का वो रिटर्न फाइल करता है उस मंथ में वो डेबिट नोट का उसको डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। Then tax liability of registered person will be adjusted in accordance with the debit note issued.
यानी उसका उस तरह से डेबिट नोट का इश्यू करने के बाद उसका जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा दैट विल बी एडजस्टेड, या तो उसको कुछ ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, वट एवर इज द केस, in that case he has to adjust his tax liability only by issuing a debit note. Contents of credit or debit note. So first content is name, address and GSTN of supplier. So first of all you have to write down name, address, what is the GSTN number of the supplier as the first detail. Then second, nature of documents, which type of document it is, whether it is a credit note, whether it is a debit note, that you have to mention in the second point. A consecutive serial number containing alphabets or numerals or special character or any combination thereof, unique for each financial year. So supplier is also mentioned consecutive serial number. It should contain alphabets or numerals or special character like dash, hyphen, etc. or any combination thereof, but it should be unique for each financial year. That means it should be different for each financial year. Then date of issue of documents, on which date it is issued, that is to be mentioned. That is very important thing. Name, address and GSTN or UIN of the recipient if registered. So if recipient is registered, then GSTN number or UIN number of the recipient must be recorded. The next point is name, address of recipient, delivery address along with the state name and code for unregistered person. If person is unregistered, then also he can request to write down name, address of the recipient, delivery address along with the state name and its code can be mentioned on the debit note or credit note. Serial number and date of the corresponding tax invoice or bill of supply. So that is very important thing. This is very important thing because you have to mention corresponding tax invoice number or corresponding bill of supply in a debit note or a credit note, so that you can identify that this credit note or debit note is issued in respect of which tax invoice or in respect of which bill of supply. So this point is very important in the debit note or credit note, because with the help of this point only you can correspond the tax invoice or bill of supply. The next point is value of taxable supply of goods or services, rate of tax and amount of tax credited or debited to the recipient. So what is the value of tax? What is the rate of tax? What is the amount of tax? And by which amount recipient account is credited or debited should be recorded in the debit note or credit note. Last one, signature or digital signature of the supplier or his authorized representative. So if digital signature or signature of the authorized representative can be there in the debit note or credit note. Thanks for watching my video. Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.